हेलो एवरीवन फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा का शब्द भंडार। हिंदी भाषा का शब्द भंडार इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिंदी भाषा का शब्द भंडार टॉपिक की प्रस्तावना और हिंदी भाषा के शब्दों के विविध स्रोत, यानी कि हिंदी भाषा के जो शब्द है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, विविध स्रोत और तत्सम शब्द, अर्ध तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक तत्सम शब्द तक और तत्सम शब्द और तद्भव शब्द तक, और उसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे देशज शब्द, बाहरी शब्द, विदेशी शब्द और शाब्दिक अनुवाद। और उसके अगली वीडियो में भाग 3 में हम पढ़ेंगे संकर शब्द, अनुकरणात्मक शब्द और इस टॉपिक का सारांश पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आज के हमारे ये पॉइंट रहेंगे प्रस्तावना, हिंदी भाषा के शब्दों के वे स्रोत, तत्सम शब्द, अर्ध तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदी भाषा का शब्द भंडार की प्रस्तावना। प्रस्तावना। प्रत्येक भाषा में शब्दों का ही सर्वाधिक महत्व होता है। प्रत्येक भाषा में किसका सर्वाधिक महत्व होता है? शब्दों का। जब कोई व्यक्ति भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रकट करना चाहता है, तब वह दरअसल अपने किसी भाव या अर्थ को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। यह कार्य बेशक वाक्यों द्वारा संपन्न होता है, लेकिन वाक्य पूरी तरह से शब्दों पर निर्भर करते हैं। शब्दों से प्रकट होने वाले अर्थ ही वक्ता के विचारों के वाहक होते हैं। यानी कि शब्दों से जो शब्द हम बोलेंगे वही हमारे विचार दूसरों के सामने जाएंगे। शब्द और अर्थ के संबंध को समझाते हुए तुलसीदास जी ने कहा है, शब्द और अर्थ को समझाने के लिए तुलसीदास जी ने क्या कहा है? गिरा अर्थ जल वीची सम, कहित भिन्न न भिन्न। अर्थात शब्द और अर्थ दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। शब्द और अर्थ दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं, पर वे वास्तव में उसी तरह भिन्न नहीं होते हैं जिस तरह जल और लहर दोनों अलग अलग दिखते हुए भी भिन्न नहीं होते हैं। इस इकाई में हम हिंदी भाषा के शब्द भंडार की चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में लगभग 5 लाख शब्द हैं। हिंदी भाषा में लगभग कितने शब्द हैं? 5 लाख। यहाँ भाषा के मामले में एक जरूरी बात की जानकारी प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। किसी भी भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। किसी भी भाषा के प्रयोग का क्षेत्र क्या होता है? अत्यंत विस्तृत होता है। एक समृद्ध भाषा को उसका प्रयोग करने वाले सभी मनुष्यों की भाषाएं आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी होता है। एक देहाती व्यक्ति की भाषा शहरी व्यक्ति से भिन्न होती है। जो देहात इलाके में रहता है और एक शहरी इलाके में रहता है, तो उन दोनों की भाषा में बहुत परिवर्तन होता है, बहुत चेंजेस होता है, अलग अलग तरीके की उनकी बोली होती है। किसान, मजदूर, वैज्ञानिक, अध्यापक, इंजीनियर, गृहिणी, व्यापारी, उद्योगपति आदि के रूप में जीवन के सैकड़ों क्रिया क्षेत्र होते हैं। उन सभी क्षेत्रों में सार्थक ढंग से जिस भाषा में लोग विचार व्यक्त कर सकें, वही भाषा जीवंत और विकासमान बनी रहती है। अतः किसी भी भाषा को जीवित बने रहने के लिए सैकड़ों शब्दों को दूसरी भाषाओं से आयातित करना पड़ता है। यानी कि भाषा को जीवंत बनाने के लिए नए नए शब्द भाषा के अंदर डालने पड़ते हैं। जो शब्द उस भाषा में नहीं होते हैं, उन्हें या तो नए सिरे से बनाना पड़ता है या दूसरी भाषाओं से ग्रहण करना पड़ता है। इसी कारण प्रत्येक भाषा के शब्द भंडार के विविध स्रोत होते हैं। यानी कि जो हमारी भाषा होती है उसके अंदर या तो हमें शब्द बनाने पड़ते हैं या दूसरी भाषाओं से ग्रहण करने पड़ते हैं। इसी कारण जो है भाषा को जीवंत बनाने के लिए भाषा के विविध स्रोत होते हैं। विविध स्रोत मतलब अलग अलग जगह से
या अलग अलग भाषाओं से हमारी भाषा में शब्द आ जाते हैं, तो उनको बोलते हैं विविध स्रोत। जैसे गंगा में अनेक छोटे बड़े नदी नाले आकर समाहित हो जाते हैं, उसी तरह भाषा में भी दूसरी भाषाओं के शब्द आते रहते हैं। हिंदी भाषा का जन्म 1000 ईस्वी के लगभग माना जाता है। हिंदी भाषा का जन्म कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी के लगभग माना जाता है। तब से लेकर आज तक उसमें अनेक देसी विदेशी भाषाओं के शब्द आकर घुल मिल गए हैं। यहाँ हम हिंदी भाषा के शब्द भंडार के उन समस्त स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे जहाँ से आकर वे हिंदी में समाहित हुए हैं। इस पाठ के अंदर उन सभी स्रोतों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे जहाँ से हिंदी भाषा के अंदर शब्द आए हुए हैं। हिंदी भाषा का इतना बड़ा भंडार मुख्यतः संस्कृत भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी भाषा का जो इतना बड़ा भंडार है वो कौन सी भाषा से विकसित हुआ है? संस्कृत भाषा से। इसके अलावा इसमें गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली जैसी देशी भाषाओं के शब्द भी हैं। हिंदी के अंदर और कौन कौन सी भाषाओं के शब्द हैं? गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली। ठीक है। तो अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी इसमें अलग अलग समयों में आकर मिल गए हैं। देखो, देसी भाषाओं के शब्द कौन से हैं? गुजराती, पंजाबी, मराठी और बंगाली। लेकिन अपनी हिंदी के अंदर विदेशी भाषाओं के शब्द भी आकर मिले हैं, जिनके अंदर आता है अरबी, फारसी, अंग्रेजी। ठीक है। इसके अतिरिक्त आवश्यकताओं के अनुसार नित्य नए नए शब्दों को भी निर्मित किया जाता है। इसके अलावा इन भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, इसके अलावा भी हमने नए शब्द भी निर्मित किए हैं। ठीक है, हमारे भाषाविदों ने नए शब्द का निर्माण भी किया है। आइए हम हिंदी के शब्द स्रोतों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है, ये जो हमने पढ़ा था वो हमारी प्रस्तावना थी, और अगला पॉइंट अपना आता है हिंदी भाषा के शब्दों के विविध स्रोत, यानी कि हिंदी भाषा के कौन कौन से स्रोत हैं विभिन्न। किसी भी विकासमान भाषा के लिए उसके शब्द भंडार का संपन्न होना अनिवार्य है। किसी भी विकासमान भाषा के लिए क्या होना अनिवार्य है? शब्द भंडार का संपन्न होना अनिवार्य है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, अतः इसमें मात्रा में या तो संस्कृत के ही शब्द हैं या वे संस्कृत शब्दों से ही विकसित हुए हैं। अलग अलग समयों में हिंदी भाषा की श्रीवृद्धि होती रही है। स्रोतों के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के ये प्रमुख वर्ग हैं। ठीक है, तो तत्सम, ये हमारे स्रोत के आधार है हिंदी भाषा के। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द, पारिभाषिक शब्द, शाब्दिक अनुवाद और संकर शब्द, ये सारे अपने स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के प्रमुख वर्ग बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। ठीक है, देखो तत्सम शब्द को याद रखने की एक ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। देखो तत्सम के अंदर स आ रहा है इसमें, तो तत्सम के अंदर संस्कृत भाषा के शब्द संस्कृत भाषा के शब्द अधिकतर मिलेंगे। ठीक है, और तद्भव के अंदर अपने जो आम बोलचाल के जो शब्द होते हैं वो तद्भव के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो तत्सम के अंदर ये ट्रिक याद रख सकते हैं हम कि तत्सम के अंदर स आ रहा है, ये स, इससे संस्कृत याद रखना है। स से क्या याद रखना है? संस्कृत। ठीक है, तो तत्सम शब्द के अंदर किस भाषा के समान शब्द होंगे? संस्कृत के समान। तत्सम में किसके समान होंगे? संस्कृत भाषा के समान। यह तत् उसके, तत् का अर्थ होता है उसके। ठीक है, ये संस्कृत शब्द है। तत् का क्या अर्थ होता है? उसके, और सम का अर्थ होता है समान। तत्सम, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, यह तत् उसके और सम समान शब्दों से बना है। व्युत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसके शब्द संस्कृत के लिए प्रयुक्त किया गया है। उसके शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? संस्कृत, यानी संस्कृत के समान। ठीक है, इस प्रकार तत्सम शब्द का सामान्य अर्थ होता है संस्कृत के समान। तत्सम शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? संस्कृत के समान। जो संस्कृत के समान शब्द है वो हमारी हिंदी के अंदर आकर मिल गए हैं, उनको हमने बोला है तत्सम शब्द। अतः वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और जो हिंदी भाषा में भी संस्कृत की तरह ही प्रयुक्त किए जाते हैं,
उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे बालक, नदी, पर्वत, गृह, पुस्तक, ये सारे क्या है? संस्कृत शब्द है। और अपने हिंदी के अंदर भी ऐसे कैसे आते हैं। आदि संस्कृत शब्द हिंदी भाषा में भी ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। तत्सम शब्दों के बारे में एक बात जान लेना जरूरी है कि हिंदी में सारे तत्सम शब्द यथावत नहीं लिए गए हैं। यानी कि तत्सम शब्द हमने हिंदी के अंदर जैसे कि जैसे नहीं लिए हैं, उनके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है, बल्कि उनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन अर्थ या ध्वनि के धरातल पर किया गया है। संस्कृत के मूल शब्द और हिंदी में स्वीकार किए गए तत्सम शब्दों में सूक्ष्म अंतर को इस तालिका से समझा जा सकता है। जो तत्सम शब्द है अपने संस्कृत के और वो हिंदी के अंदर प्रयुक्त हुए हैं, उनके अंदर थोड़ा सा अंतर है, वो इस सारणी के आधार पर हम समझेंगे। देखो, मूल संस्कृत का शब्द है वो है बालकः, ये विसर्ग लग रही है, ठीक है, बालकः। और उसका जो हमारे हिंदी के अंदर प्रयुक्त हो रहा है वो हो रहा है बालक। तो परिवर्तन क्या किया गया है? इसमें विसर्ग को छोड़ दिया गया है, ठीक है। जो संस्कृत का शब्द है वो बालकः है और हमारे हिंदी के अंदर वो प्रयुक्त होता है बालक, तो इसके अंदर विसर्ग को छोड़ दिया गया है। और पुस्तकम, ये संस्कृत का शब्द है पुस्तकम, और हिंदी के अंदर हम प्रयोग करते हैं पुस्तक, और इसके अंदर क्या है? म को छोड़ दिया गया है। इस तरीके से जो है संस्कृत के शब्द हमारे हिंदी के अंदर आकर मिले हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी संस्कृत के जैसे जैसे प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार हिंदी में तत्सम शब्द थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद ही स्वीकार किए गए हैं। उनमें छोड़े गए चिन्ह संस्कृत में शब्दों के वचन, देखो किस तरीके से संस्कृत के चिन्हों को हमने छोड़ा है। एक तो शब्दों के वचन लिंग के सूचक हैं, हिंदी में लिंग और वचन एक वचन के दूसरे चिन्ह हैं, अतः इन शब्दों को तो अपना लिया गया किंतु उनके लिंग वचन संबंधी चिन्हों को छोड़ दिया गया, ठीक है। लिंग और वचन चिन्हों को छोड़ के हमारे हिंदी के अंदर ला दिए हैं उन शब्दों को। वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर हिंदी तत्सम शब्द पूरी तरह से संस्कृत के अनुरूप न होने के कारण शुद्ध तत्सम शब्द नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का भी मानना है कि वैज्ञानिक ढंग से इन्हें तत्सम कहना उचित नहीं है। उचित नहीं है क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमने चेंजेस कर दिए हैं, कुछ बदलाव कर दिए हैं। क्योंकि जब शब्द आत्मा और शरीर अर्थात अर्थ और ध्वनि के धरातल पर ज्यों के त्यों रूप में प्रयुक्त हो तो ही उसे तत्सम कहा जा सकता है। यानी कि कोई चेंज नहीं करते हम अगर और ऐसे कैसे हिंदी के अंदर प्रयोग करते तो उनको तत्सम शब्द कहा जा सकता था, लेकिन हमने चेंज कर दिए तो उनको पूरी तरह से तत्सम कहना नहीं कह सकते हैं, मतलब। जबकि हिंदी के अधिकांश शब्द या तो ध्वनि के धरातल पर या अर्थ के धरातल पर कुछ परिवर्तन के साथ प्रयुक्त हो दिखाई देते हैं। ये बातें जो कही हैं वो किसने कही है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अर्ध तत्सम शब्द। जो हमने पढ़े थे वो तत्सम शब्द थे और हम पढ़ेंगे अब अगला हमारा पॉइंट है अर्ध तत्सम शब्द। ये वे शब्द हैं जो तत्सम और तद्भव के बीच की स्थिति में है। यानी कि जो ना तो तत्सम है और ना ही तद्भव है, उनको हमने बोला है अर्ध तत्सम शब्द। अर्थात ये वे शब्द हैं जो न तो पूरी तरह से तत्सम है और न पूरी तरह से तद्भव ही है। अर्ध तत्सम शब्दों के संबंध में डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जैसे भाषा वैज्ञानिकों ने इन्हें अर्ध तत्सम कहा है, ठीक है। अर्ध तत्सम किन्होंने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, ठीक है, ये भाषा वैज्ञानिक है। आधुनिक काल में आकर कुछ तत्सम शब्दों के रूप बदल गए हैं, अर्थात प्राकृत या भ्रंश के समय तक तो ये शब्द संवाद के तत्सम शब्दों की ही तरह प्रयुक्त होते रहे, किंतु हिंदी में आकर इनका प्रयोग बदले हुए या घिसे हुए रूप में दिखाई देता है, ठीक है। जो तत्सम शब्द है उनको बोलते बोलते यानी एक तरीके से जो कुछ घिस जाता है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, उनको अर्ध तत्सम कहा गया है। कुछ विद्वान अर्ध तत्सम के रूप में इन्हें अलग श्रेणी में रखना चाहते हैं। देखिए वो अर्ध तत्सम शब्द कौन से हैं? देखो, चंद्रमा जो है वो पूरा संस्कृत शब्द है और उसका अर्ध तत्सम क्या हुआ? चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है, ये अर्ध तत्सम शब्द है।
और कर्म ये संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ तत्सम है कर्म। और कृष्ण ये संस्कृत शब्द है और इसका जो अर्थ तत्सम है वो क्या है किशन या कृष्ण। अधिकांश विद्वान अर्ध तत्सम को भी तद्भव ही कहना पसंद करते हैं। अधिकांश जो विद्वान हैं वो अर्ध तत्सम को तद्भव ही कहना पसंद करते हैं। अर्ध तत्सम शब्द बहुत ही कम है। अर्ध तत्सम जो शब्द है वो बहुत ही कम है और इन्हें तद्भव से हमेशा अलग करना आसान भी नहीं है। हमेशा अलग कैसे करेंगे, थोड़े बहुत शब्द तो तद्भव के अंदर ही आ जाएंगे। तद्भव शब्द, इसके आगे हम पढ़ेंगे तद्भव शब्द। तत् का अर्थ है वह और भव का अर्थ है उत्पन्न। तद्भव शब्द किसको बोलते हैं? तत् का अर्थ है वह और भव का अर्थ है उत्पन्न। तत् का अर्थ है वह और भव का अर्थ है उत्पन्न। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। अनेक कारणों से संस्कृत शब्दों की ध्वनियों घिस पीट कर हिंदी तक आते आते परिवर्तित हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप संस्कृत के कई शब्द हिंदी तक आते आते बदले हुए रूप में हिंदी में आए हैं। हिंदी के ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्द से बदलकर नए रूप में प्रयुक्त होते रहे हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द किसको बोलते हैं? जो संस्कृत शब्द से बदलकर नए रूप में आ गए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है। संस्कृत भाषा के बाद क्रमशः पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई। संस्कृत भाषा के बाद कौन सी भाषाएं विकसित हुई हैं? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई हैं। अपभ्रंश से हिंदी भाषा विकसित हुई है। हमारी जो अपनी हिंदी भाषा है वो अपभ्रंश के अंदर भी शोर से यानी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है या शोर से यानी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इन भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन के कारण शब्दों के रूप बदल गए हैं। तद्भव शब्द भी मूलतः संस्कृत के ही हैं, लेकिन ये संस्कृत के मूल रूप में नहीं लिए गए हैं बल्कि ऐतिहासिक क्रम में उनके बदले हुए या विकसित रूप में हिंदी में आए हैं। देखो, जो तत्सम शब्द है हमारे वो भी संस्कृत से ही आए हैं, लेकिन वो ज्यों के त्यों लिए गए हैं। उसके अंदर या तो लिंग वचन को या विसर्ग को छोड़कर ऐसे कैसे संस्कृत से उठाकर हिंदी में आ गए हैं। लेकिन जो तद्भव शब्द हैं वो भी संस्कृत से ही आए हैं, लेकिन तद्भव का जो रूप परिवर्तन हो गए हैं। तद्भव शब्दों का रूप परिवर्तन होकर के अपने अंदर हिंदी के अंदर आ गए हैं, यानी कि पूरा पूरा जो शब्द है वो बदल गया है। ठीक है। जैसे संस्कृत का गृह शब्द हिंदी तक आते आते घर बन गया था, पूरा बदल गया है। गृह से क्या बन गया है? घर। तो गृह संस्कृत शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा घर। घर। इस तरीके से तद्भव शब्द पूरी पूरी तरह से बदल गए हैं। सत्य शब्द सच बन गया। सत्य जो संस्कृत शब्द है और उसका तद्भव क्या बन गया? सच बन गया, पूरा बदल गया है। हस्त जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और हस्त से क्या बन गया? हाथ बन गया। तो बदल गया है पूरा, मतलब ज्यादा परिवर्तन हो गया है, घिस पिट गया है। ठीक है। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे हुआ। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार देखे जा सकते हैं। देखो, ये है तत्सम शब्द और इनका है ये तद्भव रूप। ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या है? सर्प। सर्प का तद्भव क्या होता है? सांप। सूर्य का तद्भव होता है सूरज। आम्र का तद्भव होता है आम। मयूर का तद्भव होता है मोर। संध्या का तद्भव होता है सांझ। और चंद्र का तद्भव होता है चांद। अंधकार का तद्भव होता है अंधेरा। उज्जवल का तद्भव रूप होता है उजला। और अक्षी अक्षी का तद्भव रूप होता है आंख। ठीक है। हिंदी में सबसे अधिक संख्या तद्भव शब्दों की है। हिंदी के अंदर जो सबसे ज्यादा जो संख्या है वो तद्भव शब्दों की ही। ठीक है। जन भाषा के रूप में प्रयुक्त हिंदी में तद्भव शब्दों की प्रधानता होती है। तत्सम से तद्भव शब्द बनने में कभी कभी अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तत्सम के अंदर जो शब्द है वो अपने हिंदी के अंदर तद्भव रूप में आते आते उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे वार्ता से बात में या पत्र से पत्ता शब्द में अर्थ बदल गया है। ये पत्र का अर्थ जो अपना कागज पर लिखते हैं वो पत्र भी होता है, एप्लीकेशन।
और यानी लेटर और पत्र का पत्ता भी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस यहीं तक। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। और वीडियो आपको अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। और आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे किसी दोस्त को भी काम आ सकता है तो उसको शेयर कर दीजिए, या आपके दोस्त का ग्रुप बना हुआ है तो उसमें शेयर कर दीजिए। और इसके आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे देशीय शब्द और विदेशी शब्द, संकर शब्द, इन सभी को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ। थैंक यू।